नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रीट एग्जाम के न्यू सिलेबस में अक्षांश और देशांतर है ज्योग्राफी के टॉपिक। उसमें अक्षांश के बारे में अपने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। आज अपन बात करेंगे देशांतर के बारे में। देशांतर के बारे में A to Z इसके अंदर फैक्ट मैंने इंक्लूड किए हैं। ये जो वीडियो है रीट क्या बाकी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर अक्षांश और देशांतर टॉपिक है। इसमें आपको जीरो से लेके हीरो मतलब ऐसी कोई जानकारी पीछे नहीं रहेगी जिसमें आपका देशांतर से संबंधित क्वेश्चन बनता है। इसमें मैंने राजस्थान के, इंडिया के और वर्ल्ड के जितने भी देशांतर से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उनको मैंने इसके अंदर बड़ी गहनता से के साथ में समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। देशांतर होता क्या है? तो ग्लोब पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है देशांतर रेखा कहलाती हैं। अब ग्लोब पर क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर दोनों ही। अब ये देशांतर है वो कौन सी है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये जो खड़ी रेखाएं होती है ग्लोब पर, इसे क्या कहते हैं? अपन देशांतर रेखाएं कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को निर्धारित करने के लिए 22 अक्टूबर 1884 में वाशिंगटन डीसी के में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान पर 0 डिग्री देशांतर रेखा निर्धारित की गई, जहां अंग्रेजों की सही खगोलशाला थी। अब क्या था? 22 अक्टूबर 1884 को एक सम्मेलन हुआ था। कहां पर? वाशिंगटन डीसी में। और उसमें ये निर्धारित किया गया कि जो ग्रीनविच स्थान है जहां पर अंग्रेजों की क्या थी? शाही खगोलशाला थी, वहां से है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसको निर्धारित किया गया। दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है वो गोर कहलाता है। मैंने अक्षांश में आपको बताया था कि दो जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच का क्षेत्र है कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? कटिबंध। और जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? गोर कहलाता है। अब यदि इस ग्रिड की बात करें तो ग्रिड क्या है? तो अक्षांश व देशांतर रेखा का जो मिलन बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। ठीक है ना? अक्षांश और देशांतर रेखा का मिलन बिंदु है। जैसे यहाँ पर ये अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं और इधर से ये अक्षांश रेखा गुजर रही है, यहाँ पर ये जो रेखाएं मिलती है दोनों, इसे क्या कहेंगे? अपन ग्रिड कहेंगे। अब ये सारे ही पूरे इस प्रकार से हो तो इसको अपन क्या कहेंगे? एक जाल कहेंगे। कुल देशांतर ग्लोब पर कितने हैं? तो 360 है। भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत है वो कहां पर है ग्लोब में? तो पूर्वी देशांतर है और उत्तरी अक्षांश में है। सभी देशांतर जो रेखाएं होती है वो अर्धवृत्ताकार होती है, जबकि अक्षांश रेखाएं हैं वृत्ताकार होती है और देशांतर रेखाएं हैं अर्धवृत्ताकार होती है। अर्धवृत्ताकार कैसे? क्योंकि आमने सामने से रेखाएं एक नहीं होती है, इस तरफ है तो ये आधा वृत्त का निर्माण करती है। अब बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वृत्त वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त है वो किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं जब एक वृत्त के रूप में परिवर्तित होती है तब ये वृत्त वर्त बन जाती है। अब 360 मैंने क्या बोला है? अर्धवृत्ताकार है, तो 360 का अर्धवृत्ताकार यदि इसको वृत्त में परिवर्तित करें तो इसकी आधी हो जाएगी 180 हो जाएगी। परंतु होता है क्या है कि अक्षांश जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, उसको भी एक वृत्त माना जाता है। इस कारण इसके साथ में ये भी जोड़ दी जाती है और कुल वृत्त की संख्या कितनी है? 181 है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। दो देशांतर है उसमें अधिकतर दूरी है कहाँ होगी? तो भूमध्य रेखा पर होगी। भूमध्य रेखा पर इनके मध्य की दूरी है 111.32 किलोमीटर होती है, जबकि न्यूनतम दूरी है ध्रुवों पर होती है एक बिंदु के रूप में। क्योंकि जैसे ये यहाँ पर है मिल रही है तो यहाँ क्या है? ये एक बिंदु है केवल।
अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि जो अक्षांश रेखा है इस पर इनकी दूरी कितनी क्या होती है। 23 डिग्री अक्षांश है, वहां पर इनकी 95.5 किलोमीटर। 60 डिग्री अक्षांश है, दोनों तरफ है, उत्तरी और दक्षिणी 55.4 किलोमीटर है। और 80 डिग्री पर है 19.3 किलोमीटर है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है। सभी जो देशांतर रेखाएं होती है पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती हैं। देशांतर को भी अक्षांश की भांति 0 डिग्री है ना, ये इस प्रकार का एक पॉइंट रखा है, इसको अपन डिग्री में पढ़ेंगे। एक जो कोमा होता है इसको मिनट में पढ़ते हैं, और ये दो जो कोमा होता है उसमें उसको सेकंड में पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि मुंबई का जो देशांतरीय विस्तार है 72 और यहाँ पर डिग्री 54 मिनट और 10 सेकंड, इस प्रकार से इसको पढ़ा जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किसे घूर्णन करती है? पश्चिम से लेके पूर्व की ओर, ठीक है। और इसी कारण पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने के कारण सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है और अपने को इस प्रकार से चलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वैसे सूर्य स्थिर है और पृथ्वी है घूमती है, इस प्रकार किससे घूमती है, इस कारण अपने को सूर्य है इस साइड घूमता हुआ दिखाई देता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती इसलिए पूर्व, सूर्य सदैव पूर्व में उदय होता है। वर्ष की 4 तिथियां जब दृष्टि समय व मध्याह्न समय एक होते हैं, 16 अप्रैल, 15 जून, 1 सितंबर और 25 दिसंबर, जिनका मध्याह्न समय है एक होता है वर्ष में। ये 4 तिथियां थी अपनी। देशांतर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट यदि रेखा है तो वो है अपनी 180 डिग्री देशांतर या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय जो समय रेखा है वो 180 डिग्री देशांतर को माना जाता है। फिक्स कर ले, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कौन सी है तो 180 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर आ जाता है, 180 डिग्री देशांतर आ जाता है तो आप उसको क्या लिखोगे? 180 डिग्री देशांतर लिखोगे, जिसको 0 डिग्री से भी अंकित किया जाता है। परंतु जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है वो कौन सी है? 180 डिग्री। संपूर्ण विश्व का स्थानीय समय का निर्धारण है इसी रेखा द्वारा किया जाता है। लंदन के पास स्थित ग्रीनविच स्थान से उत्तर व दक्षिण दिशा में खींची गई रेखा, जिसे प्रधान मध्याह्न या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ये कहाँ से निर्धारित की गई? पहले भी अपन ने बात कर ली है, ग्रीनविच से। ग्रीनविच कहाँ है? लंदन के अंदर है। यह देशांतर कहाँ से गुजरता है? तो इंग्लैंड जो कि ग्रीनविच में है, ब्रिटेन, ये भी ब्रिटेन के अंदर ग्रीनविच है, और ब्रिटेन में से फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना दक्षिण अटलांटिक महासागर से गुजरती है। अब देखो ये जो देशांतर रेखा है इन देशों से गुजरती है। विश्व की एकमात्र देशांतर रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी है वो कौन सी है? तो 180 डिग्री है, ये ध्यान रखोगे। विश्व की एकमात्र रेखा ग्लोब पर काल्पनिक रेखा है, वो टेढ़ी मेढ़ी है तो कौन सी? 180 डिग्री है। इस रेखा का प्रथम मोड़ है पूर्व की ओर है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का प्रथम मोड़ है, प्रथम बार है किस दिशा में मुड़ी हुई है? तो पूर्व की ओर मुड़ी है, पूर्व दिशा की ओर, जो कि साइबेरिया, एशिया और अलास्का, उत्तरी अमेरिका के बीच में एक बेरिंग जल संधि है, वहां पर इसको मोड़ा गया है। ठीक है। ये 180 डिग्री से हटकर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। अब देखो ये रेखा है
कहाँ से गुजरती है तो ये अपन ने पहले भी बात कर ली है। इसका समय निर्धारण अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। पृथ्वी की घूर्णन गति कुल कितनी होती है, इसकी अवधि है 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड की होती है, जिसको 24 घंटे माना जाता है। अब 24 घंटे में पृथ्वी पर है पूरा टर्न कितना लेती है, 360 का लेती है, क्योंकि यहां से शुरू होकर फिर यहां से आएगी तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अब मान लेते हैं कि 24 घंटे में 360 ये घूर्णन करती है, तो 1 घंटे में घूमेगी, तो 360 के अंदर 1 घंटे में घूमेगी, 24 घंटे का भाग देंगे तो 15 डिग्री हो जाएगी। तो 1 घंटे में पृथ्वी है कितना डिग्री घूमती है, तो 15 डिग्री घूमती है। 1 घंटा बोले तो 60 मिनट, ठीक है। तो 15 डिग्री घूमने में ये समय लेती है 60 मिनट का, अर्थात 1 घंटे का। अब 1 डिग्री घूमने में ये समय कितना लेगी, तो 1 डिग्री घूमने में ये समय लेगी 60/15 बराबर कितने हो जाएंगे, 4 मिनट। तो पृथ्वी है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में जाने में ये समय कितना लेती है, 4 मिनट का लेती है। अब है समय निर्धारण किस प्रकार से है। ये अपनी 180 समय रेखा है, डिग्री देशांतर है। ये अपना पूर्वी दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। पूर्व की दिशा की तरफ बढ़ते हैं तो इस रेखा से पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय हमेशा प्लस होता जाएगा, और इस तरफ अपन जाएंगे तो समय हमेशा माइनस होता जाएगा। अब 45 डिग्री का यहाँ पर मैंने मान निर्धारित करने का क्वेश्चन किया है और यहाँ पर 95 डिग्री का। तो अब पहले तो अपने को क्या करना होगा, इसको मिनटों में परिवर्तन करना है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, तो 45 डिग्री बराबर कितने मिनट हो जाएगा, तो 45 × 4 = 180 मिनट हो जाएगा। और 180 मिनट को अब घंटों में परिवर्तन करना है, क्योंकि कितने घंटे आगे हैं अपने को समय तो घंटों में देना है। तो यहाँ 180/60 = 3 आवर्स, तो यहाँ पर 3 घंटे हो रहा है। 45 डिग्री पर समय होगा। अब 45 डिग्री पर समय कितना होगा, यहाँ पर तो 12 बजे हैं, तो पश्चिम की तरफ है ये, तो पश्चिम की तरफ होने के कारण इसमें समय अपने माइनस करेंगे। तो 12 में से 3 माइनस करते हैं तो 9 अपना मान आता है, मतलब सुबह के 9 बज जाएंगे 45 डिग्री पर। अब बात करेंगे 95 डिग्री पर, तो इसको पहले मिनटों में परिवर्तन करते हैं। तो 95 × 4 = 380 मिनट, ठीक है। अब 380 मिनट है, इसको घंटों में परिवर्तन करना है। अब आपको ये 6 घंटे तो सीधे हो जाते हैं, क्योंकि 6 घंटे के अंदर कितने होते हैं, 360 मिनट होते हैं। अब यहाँ पर 20 मिनट और रह जाते हैं, तो ये जो 20 है इसके अंदर कोई भाग नहीं देना है, 20 को सीधे मिनटों में लिख देना है। तो यहाँ अपना मान कितना आ जाएगा, 6 घंटे और 20 मिनट है। अब पूर्व दिशा होने के कारण अपने को समय प्लस करना है, तो 12 में प्लस करेंगे 6.20, तो शाम के 6:20 है वो 95 डिग्री पर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समय निकालना इसके अंदर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मित्रों, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 2 समय रेखा जो होती है, कोई भी देश है अपनी 2 समय रेखाएं निर्धारित करता है। वैसे कई देशों की बहुत सारी समय रेखाएं हैं, जैसे रूस की 11 है। वैसे बात इसकी अपन आगे करेंगे। 2 समय रेखाओं के मध्य है कितनी दूरी होनी जरूरी है, गैप कितना होना जरूरी है, तो 7.7 डिग्री का। अब 7.5 डिग्री है अर्थात 30 मिनट है, 7.5 × 4 तो 30 मिनट इसके अंदर आ जाएगा। तो 2 जो भी समय रेखा है इनके बीच में 7.5 डिग्री का गैप होना अनिवार्य है, अर्थात 15 मिनट का गैप होना 30 मिनट का गैप होना अनिवार्य है। देशांतर रेखाओं के अंदर अंतरराष्ट्रीय रेखा के बाद में यदि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो है प्रमाणिक समय, क्योंकि प्रत्येक देश का अपना एक प्रमाणिक समय होता है। प्रमाणिक समय क्या है ये अपन देख लेते हैं। किसी देश द्वारा अपने देश से गुजरने वाली किसी एक देशांतर से तय किया गया जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, प्रमाणिक समय कहते हैं। कोई भी देश है अपना एक निर्धारित देशांतर रेखा से निर्धारित समय निर्धारण करता है तो उसे प्रमाणिक समय कहते हैं। भारत का जो प्रमाणिक समय है वो कौन सा है,
रेखा है, किस रेखा से? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया है। इसका निर्धारण है 1947 में विकी वेधशाला में उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से किया गया। तो भारत का समय निर्धारण है कहाँ से किया गया है? तो नैनी जो मिर्जापुर में है, मिर्जापुर कहाँ है? इलाहाबाद में है। इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में है। यहाँ से किया गया है। अब ये जो अपनी मानक समय रेखा है, प्रमाणिक समय रेखा है, ये ग्रीनविच से कितने आगे हैं? तो 5.5 घंटे हैं, सॉरी मिनट नहीं है, यहाँ पर 5.5 घंटे आगे हैं। ये रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 5 राज्यों से। यहाँ पर एक आपको ट्रिक दिखाई दे रही है। यदि आप ट्रिकी जीके देखना पसंद करते हैं तो मैंने इसके लिए स्पेशल एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जीके ट्रिक बाई गणपत सेजू, तो वहां पर आपको ट्रिक है कंप्लीट मिल जाएगी। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उमस उड़िया में मानक रेखा, तो इस प्रकार का अपना ये ट्रिक है। उमस उड़िया में मानक रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। ये है प्रमाणिक समय रेखा पर भारत के राज्य हैं। भारतीय मानक समय रेखा व कर्क रेखा, क्योंकि भारत के मध्य से अक्षांश रेखा की बात करें तो कर्क रेखा गुजरती है। एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में प्रतिच्छेदित करती है, मतलब प्रतिच्छेदित करती है कहां पर? छत्तीसगढ़ में। समय जोन क्या होता है? तो भारत का समय जोन है, टाइम जोन है 82.5 डिग्री है, अर्थात प्लस 5.30 आवर्स। ठीक है। पृथ्वी पर कुल समय जोन कितना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पृथ्वी पर कुल 24 समय जोन है। ठीक है ना। समय कटिबंध है। विश्व में सर्वाधिक समय कटिबंध है रूस में के 11 हैं। ठीक है ना। विश्व के सर्वाधिक कटिबंध कहां पर हैं? रूस के हैं। अमेरिका के अंदर 7 है, कनाडा के अंदर 5 है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 है। ठीक है। अमेरिका में कितने हैं समय जोन? 7, कनाडा के 5 और ऑस्ट्रेलिया के 3 हैं। अब सर्वाधिक समय जोन कहाँ है? तो रूस के अंदर है। ठीक है। स्थानीय समय क्या है? तो धूप घड़ी के मध्यमान के अनुसार निर्धारित किया जाता है। स्थानीय समय हमेशा धूप घड़ी पर के अनुसार है निर्धारित किया जाता है। किसके अनुसार? धूप घड़ी के अनुसार। राजस्थान के केवल एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर कितने हैं? है ना। एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर कौन कौन से हैं? तो 70 और 78 डिग्री जो देशांतर है वो राजस्थान के केवल एक ही जिले से गुजरते हैं। एक जिले से गुजरते हैं, मतलब 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है जहां से अपने राजस्थान का देशांतर स्टार्ट होता है, वो है जैसलमेर। और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर है जहां पर अपना देशांतर एंड होता है राजस्थान का, वो है धौलपुर। जैसलमेर और धौलपुर 2 ऐसे जिले हैं जहां से केवल एक ही देशांतर का गुजरते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक देशांतर वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक देशांतर है किस जिले में है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसलमेर एक ऐसा जिला है जिसके अंदर सर्वाधिक देशांतर है। अब सर्वाधिक कितने हैं? तो आपको दिख रहे हैं 70, 71 और 72 पूर्वी देशांतर जो है वो जैसलमेर में है। 3 देशांतर है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर तो ऐसे देशांतर है जो कि सर्वाधिक जिलों से गुजरते हैं, है ना। किस जिले में सर्वाधिक है? तो जैसलमेर में है। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले देशांतर है 74 और 75। 74 भी 8 जिलों से है और 75 भी 8 जिलों से है। 75 कौन कौन से जिलों से गुजरते हैं देख लेते हैं अपन। गंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, पाली, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर है। और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो यहां से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है, तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। एक 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर ये दो नहीं है, केवल एक ही रेखा है। पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर 180 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें तो एक ही है, पूर्वी और पश्चिमी अलग अलग नहीं है। समय की पेट या विषुवत रेखा पर सबसे अधिक चौड़ी व ध्रुव पर संक्रिय होती है ना। विषुवत रेखा पर चौड़ी होती है और ध्रुव पर जाकर ये संक्रिय हो जाती है। तो मित्रों, ये था अपना देशांतर से संबंधित A to Z फैक्ट। मेरे हिसाब से तो इसके अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट भी नहीं रखा है कि जो पीछे रह जाए। ये वीडियो अब आपका ये दायित्व बन जाता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब है आप जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ में जो बेल है इसको प्रेस करके ऑल पर है क्लिक कर देना, ताकि मेरे जो भी वीडियो है इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।